दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देखना। यहाँ पे हमने आज की मार्केट को लेकर डिटेल में डिस्कशन किया है और किस तरह की रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन 2026 में हमको करनी चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। साथ में कुछ कंपनीज है, बड़ी खबरें हैं, टेक्निकल है, वो चीज़ यहाँ पे आप सीख सकते हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। डाउ जोन्स 250 पॉइंट्स ऊपर है, स्टार्टिंग में नीचे था, कुछ डेटा गड़बड़ाया है उसकी वजह से, बाकी रिकवरी है अच्छी खासी। नेस्टे को भी देख लेते हैं तो नेस्टे के अंदर तो गिरावट है 50 बीपीएस की। यूएस के बाजार मिक्स है, नेस्टेक नीचे, डाउ जोन्स ऊपर, लेकिन निफ्टी जिस तरह से गिरा वैसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया को लेकर बैड न्यूज़ है, जो हम आज के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिस वजह से इंडियन मार्केट के ऊपर दबाव है, बाकी यूएस के मार्केट ठीक है। अब देखिए जॉब डेटा, इसके लिए मार्केट अभी थोड़ा सा वेट कर रहा था और डेटा आपके सामने है। डेटा ये है कि जॉबलेस जो क्लेम है वो 208 है, 208 के, और साथ में एस्टिमेट कितनी थी, 212 की थी, यानी उम्मीद से कम है, विच इज़ वेरी गुड। यानी जॉबलेस क्लेम कम है, इट मीन्स बेरोजगारी वहाँ पे कम है। लेकिन इसको मार्केट नेगेटिवली लेता है इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जॉब्स होगी उतने लोगों के पास में परचेजिंग पावर होगा, उतनी डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज कर सकता है और फैट की जो रेट है वो कट की जगह हाई हो सकती है या वो रुक सकती है। देखो हाई की भी बातें नहीं होगी, लेकिन रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन थी जनवरी में, फेड ने बोल दिया था कि कोई कट नहीं है, लेकिन बाजार सोच रहा था कि यहाँ पे क्लेम अगर ज़्यादा आ गए तो रेट कट ऑब्वियस है हो जाएगी। तो इस बेसिस पे मार्केट थोड़ा सा नीचे था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में डाउ जोन्स ने रिकवरी दिखाई है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट अभी के समय इन छोटे मोटे डेटा को ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही है, तो ये सब चीज़ें फॉर शॉर्ट टर्म है। बाकी एफ की सेलिंग को देख लेते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म तो नहीं बोल सकते, लॉन्ग टर्म ही चल रही है काफ़ी टाइम से, एक दो दिन कुछ खास किया नहीं। बाकी आज के दिन 3,300 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर दी है और उसकी वजह से निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन भी कर दिया है। निफ्टी क्या बताने की कोशिश करा आज के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं। सबसे पहले आईपीओ के ऊपर चर्चा करते हैं। एक आईपीओ के लिए क्वेश्चन भी है, उसको भी मैं एड्रेस करूंगा और सीखने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ के अंदर जीएमपी तो देखना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई अच्छी कंपनी का आईपीओ अपने पास में आ जाता है तो कैसे उसको ट्रीट करते हैं, कैसे उसको रखते हैं। देखिए कंपनी का नाम है BCCL, कोल इंडिया की एक सब्सिडरी आप इसको बोल सकते हैं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, बिजनेस मॉडल सब कुछ अपन देखेंगे जब ये लिस्ट होगा, उसके बाद में बातचीत करेंगे। बाकी अभी जो इंपॉर्टेंट काम है अपना वो ये है कि कब खुलेगा, कब बंद होगा, कैसी लिस्टिंग हो सकती है, क्या कुछ है इसके अंदर। तो आईपीओ ओपन होगा कल के दिन, कल के दिन अप्लाई कर सकते हैं। बंद होगा 13 तारीख को, 13 तक अप्लाई किया जा सकता है। काफ़ी लोग डे 1 पे कर देते हैं, जीएमपी को देखकर काफ़ी लोग डे 3 पे करते हैं। बाकी ठीक है, जीएमपी तो अच्छा है इसका, डे 1 पे भी अप्लाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत लगती नहीं है मेरे को। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो 9 तारीख को इसमें आईपीओ ओपन होगा, 13 को बंद होगा। अलॉटमेंट आपको 14 को मिलेगा, लेकिन आपको पता चलेगा 15 को। काफ़ी लोग 14 को वेट करते हैं, लेकिन वो लेट नाइट आता है स्टेटस, या फिर जब रिफंड होता है तब आपको पता चलता है। लिस्टिंग इसकी होगी 16 तारीख को। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यूएशन है ना, वो लिस्टिंग के बाद में इंक्रीज कर जाएगी, 43 का पी होगा। अब ये थोड़ा सा डेटा मुझको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं आगे चल के बाकी और वेबसाइट्स क्या बताती है। ये आगे चल के अपन देखिएगा, अभी काफ़ी टाइम है। मार्केट कैप कंपनी का 10,000 करोड़ का है और इसमें प्रॉफिट एंड सेल्स कैसी है उसको चेक कर लेते हैं। ये ऊपर जो लाइन है वो सेल्स की है और नीचे प्रॉफिट की है। तो सेल्स हम देखते हैं सबसे पहले 13, 14, 14, और ये छोड़ दो अभी क्योंकि 2 ही क्वार्टर का डेटा है। बाकी सेल्स इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। प्रॉफिट को देखते हैं, 600 का 1500 हो गया, उसके बाद में टूटा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो मार्केट अभी क्या देख रहा है, मार्केट आई थिंक इसकी जो वैल्यूएशन है, जो प्री आईपीओ पी है 8 का, उसको देख रहा है और मार्केट थोड़ा सा सस्ती कंपनी को ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, जितना मुझको अभी इस डेटा से पता चल रहा है। बाकी और भी चीज़ें जो आगे जैसे जैसे अपन को लगेगा इसको डिस्कस करना, वैसे वैसे देखेंगे। ठीक है, अब सीधे आते हैं अपन जीएमपी पे, मेन बात करते हैं कितना पैसा बनेगा। देखिए 5 तारीख को अगर ये लिस्ट होता तो 70% पैसे इसमें बनता। 6 को लिस्ट होता तो 56 बनता, 7 को लिस्ट होता तो 50 बनता, 8 को लिस्ट होता तो 47 बनता। मतलब वही बात हो गई जो सेल्स एंड प्रॉफिट में हमने देखा कि इतना कुछ खास नहीं है, तो मार्केट को शायद वो धीरे 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 करके समझ आ रहा है। 70 का जीएमपी 50 के नीचे पहुंच चुका है। अब कल और कम, परसों और कम, ऐसे करके 10, 12, 15% रह गया तो पता नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होगा।
काफ़ी लोग इसमें डे 1 पे अप्लाई करेंगे या फिर डे 3 पे करेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। ये आईपीओ मुझको भी मिला था, कई सालों बाद की जो तपस्या थी वो काम आई, और ये जो आईपीओ मुझको मिला आपके साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये आईपीओ मिला था, बड़ा एक इशू साइज था, रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी कम सब्सक्राइब किया था इसको, तो उस वजह से मिल गया। क्वेश्चन ये है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ने इसको होल्ड कर रखा है, तो कैसे स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन सकती है, स्टॉक ने कितना किया, कैसी कंपनी है, वो देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब से लिस्ट हुआ है तब से अभी तक, मतलब क्वेश्चन ये था कि ये धीरे धीरे चलते ही जा रहा है। अब देखो चलते चलते ऐसा तो है नहीं कि 50% चल चुका है, ये जस्ट 5% चला है लिस्टिंग से। अब जैसे मेरी बात करता हूँ, मैंने इसको सेल किया था लिस्टिंग डे पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग गेन्स के लिए बस इसको मैंने अप्लाई किया, मिल गया, ठीक है, सेल आउट कर दिया। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो वैसे कुछ होता नहीं मार्केट में, स्टिल 5% मैंने गवा दिया। अगर मैं इसको होल्ड करता तो मुझको 5% और मिलते हैं। ठीक है, सो कोई बड़ी अमाउंट यहाँ पे नहीं है, जो गोल होता है अपन उसको लेके निकल लेते हैं। हो सकता है वो 15,000 मैंने कहीं और 5% से ज़्यादा कमाने की कोशिश में लगाए हो, अब वो कमाए या नहीं कमाए वो बात की बात है, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए जो भी बुक करते हैं आईपीओ को लेते हैं, वो लिस्टिंग गेन लेके निकलते हैं। जैसे मीशो की बात कर लेते हैं, लिस्टिंग गेन हुआ, उसके बाद में ऊपर चला गया, वापस से वहाँ पे आ चुका है। अब गेम ये है कि जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जानते हैं वो इसमें जीत जाते हैं, वो एकदम से जब स्टॉक रिवर्स करता है तो ऊपर प्रॉफिट लेके निकलते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चल रहा है इसके अंदर। हाईएस्ट प्राइस टारगेट इसको दिए हैं, कितने दिए वो भी देख लेते हैं। 3,181 अभी कितना चल रहा है? 2716, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर टारगेट इसका है। कैसी कंपनी है? कंपनी तो मक्खन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप यहाँ पे सेल्स, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैटर्न दिखाएगा आपको सेल्स, कि जब मार्केट अच्छा कर रहा था 17-18 बुल मार्केट, तो ज़्यादा लोगों ने SIP वगैरह की थी, म्यूचुअल फंड लिए थे। उसके बाद में मार्केट ने खराब किया, जहाँ पे लेना चाहिए था वहाँ पे लोगों ने लिया नहीं। उसके बाद में मार्केट ने अच्छा किया तो लोग वापस आ गए। प्रॉफिट कंपनी कमाते जा रही है कैसे तैसे करके। जब कम सेल्स होती है तो कंपनी अपनी लागत कम कर लेती है, प्रॉफिट निकाल लेती है। तो ये बहुत बहुत शानदार डेटा है। कंसिस्टेंट ग्रोथ इसने दी है कमा के। आई थिंक जितनी भी एनबीएफसीज नहीं, सॉरी, एएमसीज लिस्टेड है, आई थिंक उसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट शायद इसी में देखने को मिलेगा, जो कि इतना कंसिस्टेंट है। इसका मतलब इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, सबसे ज़्यादा पी रेशो मिल सकता है। अब वो भी देखते हैं। सो वैल्यूएशन इसको सबसे ज़्यादा मिली है, 45 का पी है, बाकी HDFC का 40 है, निपॉन का 42 है, इन सबको कम वैल्यूएशन मिल रखी है। तो जिसकी जितनी हैसियत है, यानी जितनी अच्छी ग्रोथ है, डेटा है, उसको वैसी वैल्यू दे दे चुका है मार्केट। क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कितना, देखो ऐसा तो है नहीं 45 का पी 90 हो जाएगा, स्टॉक आपका डबल होगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि सस्टेन नहीं करेगा, फिर गिरेगा, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अब जो नंबर्स आएंगे Q3, Q4, जैसे जैसे ग्रोथ निकालेगी कंपनी, वैसी वैसी ग्रोथ इसमें मिलती जाएगी, यानी डिसेंटली कंपनी का स्टॉक चलेगा। तो इसको होल्ड वो लोग कर रहे हैं जो एसेट मैनेजमेंट सेक्टर को बेट कर रहे हैं, उनके ऊपर मतलब बुलिश है। बाकी ये सोच रहे हैं कि यार ये तो डबल ट्रिपल होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है इस ग्रोथ पे और इस वैल्यूएशन पे, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं स्टॉक लिस्टिंग के बाद में चल तो रहा है स्लो, 5% चला है, और देखते हैं आगे चल के क्या होगा। Q3 का वेट है, कैसे नंबर्स आते हैं उसको डिटेल में देखेंगे फिर। अब देखिए दोस्तों, आज के दिन एक कंपनी जो सबके रडार पे थी, 13% ऊपर, टोटल मार्केट नीचे, लेकिन ये ऊपर। 27 का पी है, बालाजी एमाइंस, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट तो वही याद आ रहे हैं, हर क्वार्टर में कंपनी डी ग्रोथ देते जा रही है। आप देख सकते हैं पैट इसका एकदम से बड़ा था, उसके बाद में यहाँ पे 406 करोड़ से जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 145 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो डी ग्रोथ है, और ऐसा भी नहीं कि डी ग्रोथ रुक चुकी है, 160 का प्रॉफिट यहाँ पे रुका नहीं और गिरा है कंटिन्यूसली। तो एकदम से क्या हुआ? देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आती है जिसमें कंपनी बताती है कि कंपनी एलिजिबल हो चुकी है 250 करोड़ की सरकारी इंसेंटिव के लिए। देखो अमाउंट कितना है, अमाउंट तो बहुत बड़ा है इसका, बट क्या एक अमाउंट की वजह से कंपनी की काया पलट होगी? नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए गुड न्यूज़। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि चार्ट को कैसे समझते हैं, का चार्ट आपको क्या बताने की कोशिश करता है, उसको कैसे देख सकते हैं, तो वो चीज़ आपको टेक्निकल्स में समझ में आती है। ये देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना, क्या इसके ऊपर निकला? नहीं। ये सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस बना, क्या इसके ऊपर निकला? नहीं। इट मीन्स साइकिल अभी भी नीचे है, और जब ये ऊपर निकल जाएगा इसके,
तब जाके बात होगी पॉजिटिवली, और उसको लेकर कंपनी का स्टॉक जब चलेगा, जब कंपनी कुछ ऐसा करके दिखाएगी इन्वेस्टर्स को। सो अभी के समय ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि स्मॉल कैप, किसी ने क्वेश्चन किया कि म्यूचुअल फंड खरीदे या स्टॉक्स। देखो वो सब अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि अगर मैं बिगिनर हूँ, आज की डेट में मार्केट की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर मुझको इन्वेस्ट करना हो तो डेफिनेटली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मतलब है नहीं। मिड कैप में भी अगर मुझको कुछ कंपनी समझ में आती है तो मैं खरीद लूँगा। बिगिनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बिगिनर हूँ तो स्मॉल कैप में हाथ नहीं डालूंगा, लेकिन अगर कुछ स्मॉल कैप कंपनी मुझको आती है समझ में, जो B2C कंपनीज होती है, सिंपल कंपनीज होती हैं, मिड और स्मॉल की बात करूँ, चलो दोनों को लेते हैं, ठीक है, तो मैं उन कंपनीज को खरीद लूंगा। लेकिन पूरा पोर्टफोलियो अगर मैं मुझको 10-15 स्मॉल कैप कंपनी खरीदनी है इस मार्केट की सिचुएशन के साथ में, तो उसके लिए मैं एक फंड खरीद लूंगा। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इट मीन्स इन्वेस्टर्स दोनों करते हैं, काफ़ी लोग, मतलब मैक्सिमम 90% लोग दोनों भी करते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग तो करते ही करते हैं, क्योंकि उसमें ही आपको, अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है सस्ते प्राइस में, तो जब वो चलेगा तो पैसा बनेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर वो चीज़ नहीं है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड तो अभी के समय आप ये मान लो कि जिस तरह से चले थे उतना ही लोगों को परेशान करने वाले, ये डेटा फैक्ट है। ये काफ़ी पहले से मैं आपको बता चुका था। चलो डिटेल में देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम थे, म्यूचुअल फंड को लेकर क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये तो चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि स्मॉल कैप जिस तरह से चल रहा है उस तरह से गिरेगा भी, उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है, क्रैश होता है, कम से कम 25-30% का क्रैश था। याद होगा बातचीत की थी, फंड्स को डिस्कस भी किया था, ठीक है। अभी की सिचुएशन आप देखोगे ना तो ये ही है कि रेसिस्टेंस पे पहुंचा, उसके बाद में वापस से डाउन साइकिल शुरू। ये साइकिल है, ये आप देख सकते हैं, ट्रेंड अभी इसका वीक है, रेसिस्टेंस इसने लिया है, ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो 8-9% नीचे, ठीक है। अब मैं आपको पुराना डेटा दिखाता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 34% क्रैश 2-4 साल नहीं चला। फिर यहाँ पे 47% क्रैश, 50% क्रैश विदाउट कोविड। कोविड का डेटा इसमें ऐड मैंने किया नहीं है। अगर यहाँ तक मैं इसको ले जाऊंगा तो बहुत बड़ी गिरावट इसमें थी। कितना नहीं चला देखो, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे 18 में पीक बना, 19, 20, 21, 22, ये 22 में इसमें रिकवरी मिली। 4-5 साल नहीं चला। उसके बाद में वापस से नीचे 35% क्रैश, फिर 1-2 साल नहीं चला, अभी 28-30% का क्रैश। तो ये सब चीज़ें इसमें चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिगिनर है तो वो क्या करेगा, वो दोनों चीज़ें लेगा। स्मॉल कैप फंड, क्योंकि उसके पास में अपॉर्चुनिटीज़ होगी इतनी सारी कंपनीज को डाइवर्सिफाई करने की, क्योंकि स्मॉल कैप में डेफिनेटली डाइवर्सिफाई करना ही पड़ता है। अगर आप 20-25 स्टॉक खुद ले सकते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप बिगिनर है, मतलब मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, मैं बिगिनर उस हिसाब से, ठीक है। सो दोनों चीज़ें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप के लिए फंड, लार्ज और मिड के लिए अगर आपको समझ में आती है कंपनी, ऑब्वियस है, अगर आप देख रहे हो चैनल मार्केट समझ रहे हो तो आपको आएगी कंपनी समझ में, तो उसके लिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। बाकी काफ़ी लोग स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं जो समझते हैं कंपनीज को। देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा फंड, नेम नहीं बता सकता हूँ, मैं होता तो मैं क्या करता, ऐसा फंड जिसने पिछले 5-10 साल में आउट परफॉर्म किया है। मान लो ऐसे 5 फंड है, 5 में से हो सकता है 3 फंड अभी भी अच्छा कर रहे हो, जो बहुत ऊपर हो। मैं उन 3 को नहीं चुनूंगा, उन 2 को चुनूंगा जो आउट परफॉर्म करके अभी के समय नीचे है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक्स है ना, साइकिल में चलते हैं। अभी जो स्टॉक अच्छा कर रहे हैं उनकी अच्छी साइकिल चल रही है, अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं उनके। तो जितने प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं ना, उतना ही कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि जो कंपैरिजन होगा वाई एंड वाई बेसिस पे, वो उतना ही ज़्यादा तगड़ा होगा, यानी हाई बेस के साथ में होगा। अगर कोई कंपनी 100 रुपये कमाती है, उसके बाद में 200 कमा रही है, उसके बाद में 400 कमा रही है, तो अब मार्केट है ना उसको 400 से कंपेयर करेगा, उसको 100 से नहीं करेगा। 100 से 400 तक क्या कर दिया, जो दे दिया दे दिया, अब भूल जाओ उसको। अब वो 400 का प्रॉफिट 300 भी हो गया तो स्टॉक क्रैश करेगा। ऐसा नहीं कि 100 से 300 पहुंच गया, नहीं। सो जो भी स्टॉक, जो भी फंड अभी के समय ऊपर है, उनकी साइकिल चेंज होगी। और जो स्टॉक नीचे है, यानी जिन फंड्स का पोर्टफोलियो नीचे है, जिनके स्टॉक्स ऑब्वियसली नीचे हो गए, उनकी साइकिल फिर चेंज होगी, क्योंकि उनको लो बेस के साथ में कंपेयर किया जाएगा। सो उन फंड्स के चुनाव इन्वेस्टर्स को करने चाहिए जिसका फंड मैनेजर प्रूव कर चुका है, दमदार है, उसको रिस्क लेना आता है। लेकिन अभी के समय उसका सिक्का नहीं चल रहा, क्योंकि इसकी जो कंपनीज है उसका डाउन साइकिल है, और वो फंड मैनेजर कुछ ना कुछ करके चेंजिंग करेगा, या फिर उन कंपनीज के स्टॉक्स जब ऊपर जाएंगे तो पैसा बनेगा।
सो ये काम आपका है, होमवर्क है, ऐसी कौन-कौन सी म्यूचुअल फंड है जो अभी इस कैटेगरी में फॉल करती है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सीखने के बेसिस पे बताया जस्ट मैंने आपको। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोज़ को आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।